हेलो एवरीवन। तो भी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी उसके पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ, मैं हूं तरसेम जटैन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। Why do gases nearly always tend to be less soluble in liquid as temperature is raised? कि हमारे पास से आपके पास लिक्विड है, लिक्विड में आपने क्या डिजोल्व कर दी है, गैस डिजोल्व कर दी है। तो ये लिक्विड के अंदर जो गैस है उसका क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखिए हमारे पास ये लिक्विड है और लिक्विड में ये गैस डिजोल्व कर रखी है हमने गैस। ये कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सोल्यूबिलिटी है गैस की वो घट क्यों जाती है। तो देखिए दो रीजन है इसके पीछे। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये कहां भाग जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। फर्स्ट रीजन, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, हेंस दे लीव द लिक्विड सरफेस एंड क्या हो जाती है, हमारे पास बाहर चली जाती है। दूसरा, अब लिक्विड और गैस के जो डिजोल्व होने का प्रोसेस है, देखिए डिजोल्व होने का जो प्रोसेस है हमारे पास, दिस वन देखिए, जो डिजोल्व होने का प्रोसेस है वो होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक, बट अनडिजोल्व होने का जो प्रोसेस है वो होता है हमारे पास एंडोथर्मिक। तो अब खुद से सोचिए, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक, तो आंसर आएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो ये रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम है ये कहां शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में तो लिक्विड और गैस एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो उनकी सोलिबिलिटी घट रही है। क्लियर, तो दो रीजन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट हेनरीज लॉ, मेंशन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आपको बताना है कि हेनरी लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हेनरी लॉ बेसिकली बात करता है, ये कहता है कि जो गैस की सोल्यूबिलिटी है एम एन ए मास, जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगा, ये जो गैस है इसका कितना मास इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगा, ये डिपेंड करता है इसके पार्शियल प्रेशर पी पे, इस गैस के प्रेशर पे। सोचो ना, इसके ऊपर आप प्रेशर लगाओगे लिक्विड के ऊपर तो इसके अंदर जो गैस है वो डिजोल्व हो जाएगी। लिक्विड के ऊपर जो गैस है ना, ये लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर जो गैस है ना, जब आप इस गैस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तभी तो ये डिजोल्व होगी ना इसके अंदर। तो कहता है जो मास डिजोल्व होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यदि हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा के कांस्टेंट और पी आ जाएगा हमारे पास प्रेशर। ठीक है, एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, और वो है कि जो पार्शियल प्रेशर है, कि देखिए यहाँ पर जो लगने वाला प्रेशर है इस पिस्टन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, जो इसके अंदर कितनी गैस। खुद सोचो, इसके अंदर ज्यादा गैस होगी तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, कम गैस होगी तो कम प्रेशर अप्लाई होगा। तो यहां से पी आ जाएगा हमारे पास, इसको हटाएंगे तो हेनरीज कांस्टेंट आ जाएगा के एच, इंटू में आ जाएगा एक्स ए। ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये जाने जाते हैं हेनरी लॉ से। तो बेसिकली हेनरी लॉ की क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ the mass of gas dissolved in any liquid या the amount of gas dissolved in any liquid, कि लिक्विड में कितनी गैस डिजोल्व होगी डिपेंड्स अपॉन इट्स पार्शियल प्रेशर। वो किस पे डिपेंड करती है, उसके पार्शियल प्रेशर पे। दिस इज हेनरीज लॉ। क्लियर है, तो ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर क्या है, ये मोल फ्रैक्शन आगे यूज होगा भाई इसका किसी न किसी न्यूमेरिकल में। मेंशन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बताइए भाई हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है। हमारे जो लंग्स में हम सांस लेते हैं वहां पर भी हेनरी लॉ लगता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है और ये जो हवा है, ये जो एयर है, ये ऑक्सीजन है, ये लंग्स में ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक है, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उनके अंदर CO2 घुली होती है, तो वो भी किसके कारण होती है, हाई प्रेशर के कारण होती है। तो ये क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन अवर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसके अंदर जो इथेन गैस उसका जो पार्शियल प्रेशर है, तो मैं पी लिख लूं यहां पर पी। ठीक है,
कितना है पार्शियल प्रेशर यहाँ पर इथेन का 1 बार, तो प्रेशर आ गया हमारे पास 1 बार। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इतने ग्राम इथेन डाली गई है, इतने ग्राम इथेन, तो जो मास है इथेन का वो कितना आ गया है 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। फिर क्या पूछ रहे हैं, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स इतने ग्राम इथेन, यदि अब नई स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो इथेन का मास है वो कितना आ जाता है 5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, देन व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस केस में हमें गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है। तो बात तो हो रही है यहां पर हेनरी लॉ की। किसकी? हेनरी लॉ की। अब हेनरी लॉ की हमारे पास दो स्टेटमेंट थी, अभी अभी पीछे हमने किया था। एक था कि m इज इक्वल टू के इंटू में p हम यूज करें, और दूसरा था हमारे पास p इज इक्वल टू के इंटू में हम x यूज करें। अब इनमें से कौन सा हेनरी लॉ यहां पर अप्लाई होगा वो सोचने वाली बात रहेगी। अब देखिए इस सेकंड वाले में तो हमें x का मतलब है मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि इतने ग्राम गैस तो है लेकिन सोलवेंट तो नहीं पता ना हमें कितने ग्राम है, तो ये वाला तो हम यूज कर नहीं सकते यहाँ पर। तो कौन सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पर ये। अब जो पहली स्टेटमेंट है इसकी, इसमें देखिए हमें m दे रखा है m, हमें p दे रखा है p, तो यहां से क्या निकलेगा हमारे पास k निकल जाएगा। तो कांस्टेंट आ जाएगा k m बाई p के इक्वल। m कितना है बच्चे हमारे पास 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, ग्राम में है ना। प्रेशर कितना बचे 1 बार, तो 1 बार, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई है 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर बार आ गई, देखो पर बार। तो इसका मतलब ये है कि जो आधी स्टेटमेंट है यहां से हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। अब हमारे पास m दे रखा है, अब k की वैल्यू तो यहां से निकल के आ जाएगी हमारे पास 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर बार। ठीक है, तो लगाइए ये वाला फॉर्मूला, तो हमें P निकल जाएगा ना यहाँ पर। P हमें पार्शियल प्रेशर निकाला है ना। देखो देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो अब की बार हमें निकालना है P। तो P आ जाएगा हमारे पास m बाय k। तो m की वैल्यू देखो क्या है, ये 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई k की वैल्यू है बच्चे 6.56 इंटू 10⁻⁻2। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसल, डेसिमल ऊपर चली जाएगी, तो 500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 656 हो जाएगा। ठीक, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 650 लिख दूं तो 0 से 0 क्या हो गई है कैंसल। भाई आगे आप सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बाहर में। क्लियर है, कर लेंगे, यस गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रोल्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा एच रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। तो देखिए जो सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, बट द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक होते हैं बच्चे नेगेटिव डेविएशन वाले। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले आइडियल सॉल्यूशन, वो सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास ए है और हमारे पास है बी। जब इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास बन जाता है ए बी। क्या बन जाता है ए बी, ध्यान से समझ लेना। यदि इफ ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, देखिए ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ए बी की इंटरेक्शन से। समझो आप ध्यान से, मतलब ए को ए से तोड़ना और बी को बी से तोड़ना मुश्किल है ए को बी से तोड़ने से। तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो डेविएशन होगी वो कहलाएगी पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगी ए बी की इंटरेक्शन से। अब खुद से सोचो, यदि ए और बी की इंटरेक्शन कमजोर है, देखो ये कमजोर है इनसे, तो हमारे पास जो ग्राफ आता था रोल्ट लॉ का ये ऊपर को आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन कमजोर होने से ये जल्दी टूटेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्राफ आएगा ऊपर से। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ए बी के बीच में हमारे पास ग्राफ आना चाहिए था ऐसा, तो ग्राफ आएगा नीचे से, मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये डेविएशन कहलाती है पॉजिटिव, ये डेविएशन कहलाती है नेगेटिव। क्लियर। अब फिर पूछते हैं कि इन दोनों डेविएशन के लिए डेल्टा एच का साइन बताइए कैसा रहेगा, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। तो देखिए ट्रिक है, ट्रिक की हेल्प से आप ये बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो। देखिए ये कौन सी डेविएशन है, पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव डेरिवेशन में जो डेल्टा एच सोल्यूशन होगा हमारे पास वो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? डेल्टा एच सोल्यूशन क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन में जो डेल्टा एच सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आने वाला है? नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव आने वाला है। अब ये क्यों पॉजिटिव आएगा, ये क्यों नेगेटिव आएगा और किस तरह से ये ग्राफ ऊपर या नीचे जा रहा है, डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप जेटेन क्लासेस पे रोल्ट लॉ टाइप करके जेटेन क्लासेस के साथ आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, देखते हैं क्या है। एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का मतलब यहां पर जो सोलवेंट है वो पानी है। ठीक है, ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है यहां पर वो कितना है बच्चे? यहां पर 2%। ठीक है, एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार, जो ये सोल्यूशन है इसका जो प्रेशर है वो कितना है? 1.004 बार है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट? अब देखो पहले तो ये कि किसका न्यूमेरिकल है, ये हेनरी लो का तो नहीं है। ठीक है, अब एक्सर्ट्स अ प्रेशर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रखा है तो ये रोल्ट लॉ का केस है बच्चे, और रोल्ट लॉ का भी RLVP वाला केस है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला। तो RLVP वाले केस में आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है P नोट ए माइनस में PA डिवाइड बाय P नोट ए इज इक्वल्स टू, ठीक, क्या होता है हमारे पास? X2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल। ये वाला फॉर्मूला लगता है जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो। क्या हो? बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि डाइल्यूट है या नहीं है, देखो 2% डाइल्यूट होता है, 5% से नीचे के जो सोल्यूशन होते हैं ना, 5% से नीचे के, वो डाइल्यूट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर कंफ्यूजन है कि डाइल्यूट है या नहीं है तो आप फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास P नोट ए माइनस में PA डिवाइड बाय PA इज इक्वल्स टू X2। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब यहां पर आ जाएगा हमारे पास X2। क्लियर है? पीए का मतलब है यहाँ पर सोल्यूशन, पीए का मतलब है यहाँ पर सोल्यूशन से हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट पुट करना है N2 बाय N1। क्या पुट करना है? डायरेक्टली यहाँ पर N2 बाय N1, और कुछ पुट नहीं करना। N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में भी आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पीए है यहां पर ये बोला जाता है पीएस, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ही बोला जाता है। पीए इज पीएस। पी नोट ए होता है प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर। तो चलिए स्टेटमेंट में देखिए भाई, पी नोट ए कहां पर है और पी ए कितना है। तो चलें, पी ए को मैं पीएस मान लूं एक बार, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो चलिए, एन एक्वस सोल्यूशन 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया है 1.004 बार। अब प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर कैसे पता चलेगा? तो देखो, एक्वा सोल्यूशन है तो प्योर सोलवेंट कौन है? पानी। और दे रखा है आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्योर वाटर होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है बच्चे 1 atm। क्या होता है? 1 atm। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अब लेकिन यहाँ तो बार है, यहाँ एटीएम है, तो इस एटीएम को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? बार में। तो हमारे पास होता है ये 1.013 बार के इक्वल। ठीक, ये चीज याद रखनी है, ये चीज हमें गिवन है। क्लियर? तो स्टेटमेंट में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तीनों चीजें आ गई। अब X2 आइए, यहाँ पर X2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, X2 का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो X2 इक्वल आता है हमारे पास N2 बाय N1 प्लस में N2। क्लियर? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर क्योंकि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यहां पर मैं नीचे N2 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास X2 आ गया है अब N2 डिवाइड बाय N1। किसके इक्वल आ गया? N2 डिवाइड बाय N1। ठीक है, अब N2 डिवाइड बाय N1 हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको लिख दूं मैं इसके इक्वल, तो इसकी जगह मैं रख दूं अब N2 डिवाइड बाय N1। क्लियर? अब आइए आगे थोड़ा सा और। अब N2 क्या है बच्चे? सोल्यूट के मोल है ना, सोल्यूट के मोल। तो वो कैसे आएंगे? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट का गिवन मास कैसे निकलेगा? तो समझो ध्यान से बेटा, आपको देगा 2%।
तो इस 2% का मतलब क्या है? यहां पर 2% का मतलब है 2 ग्राम सोल्यूट है और 100 ग्राम सोल्यूशन है। सोल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक है। अब 100 ग्राम सोल्यूशन है तो सोलवेंट कितना बच गया बच्चे? 98 ग्राम बच गया, नहीं बच गया? सोलवेंट बच गया है 98 ग्राम, ठीक है। सोलवेंट इज 98 ग्राम। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहे, ठीक है। तो बोले सोल्यूट के मोल्स कैसे निकले? गिवन मास कितना आ गया है? 2। मोलर मास तो हमें निकालना ही है, तो ये आ गया N2 की वैल्यू। क्लियर है? अब N1 की वैल्यू निकालिए। गिवन मास कितना आ गया बच्चे? 98, ठीक है। मोलर मास पानी है तो कितना आ जाएगा? 18। N1 भी आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। पी नोट ए की जगह वैल्यू आएगी हमारे पास 1.013 माइनस पी ए की जगह आ जाएगा हमारे पास 1.004 डिवाइड बाई पी नोट ए की जगह आ जाएगा हमारे पास 1.013 इज इक्वल्स टू N2 की जगह आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो आ जाएगा 2/m2 इंटू में N1 की जगह आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो इंटू में 98 ऊपर चला जाएगा 18, क्या चला जाएगा? 18, ठीक है। तो भाई यहां से अब आपको M2 की वैल्यू निकालनी है बस बच्चे। क्या निकालनी है? M2 की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, तो मैंने तो सोल्व कर रखा है, तो ये लगभग 41 के आसपास आ जाएगा। किसके आसपास आ जाएगा? 41 के आसपास। हैव अ लुक, देख लीजिए इसको ध्यान से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 16th क्वेश्चन है हमारे पास। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। जो हेप्टेन है और जो ऑक्टेन है ये हमारे पास क्या बना रही है? आइडियल सॉल्यूशन बना रही है एट 373 केल्विन पे। वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स आर, दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर दे दिए हमें। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, दोनों लिक्विड है हमारे पास, हेप्टेन है शुरू में, तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर तो देखिए पी नोट हेप, हेप का मतलब है हेप्टेन, वो कितना है? 105.2 किलो पास्कल। और ऑक्टेन का दे दिया हमें पी नोट, ऑक्टेन का हमें वेपर प्रेशर दे दिया प्योर का भाई, तो है 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर? अब हमारे पास मिक्सचर दे दिया है, इस मिक्सचर में हेप्टेन भी है और ऑक्टेन भी है, उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर बताना है। तो बताइए मिक्सचर का वेपर प्रेशर पी टोटल होगा या नहीं होगा? पी टोटल किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी के इक्वल। पी ए मतलब पी हेप्टेन, शुरू में हेप्टेन है ना, हाँ हेप्टेन, और पी बी का मतलब पी ऑक्टेन। अरे सोचो, इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर और ऑक्टेन के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ जी होगा। ये तो डाल्टन लॉ था। अब यहां पर वो लगाते हैं रोल्स लॉ। पी हेप्टेन किसके इक्वल आएगा? बोलिए। पी नोट हेप्टेन इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन कैसे आएगा? पी नोट ऑक्टेन इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। यस और नो? अब पी नोट हेप्टेन कितना दे रखा है आपको? पी नोट हेप्टेन दे रखा है 105.2, 105.2। मोल फ्रैक्शन हमें नहीं पता, इसका निकालना पड़ेगा, प्लस पी नोट ऑक्टेन कितना दे रखा है आपको? देखो पी नोट ऑक्टेन 46.8, तो 46.8 इंटू में एक्स ऑक्टेन हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हमारा काम है इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालना, किसका? हेप्टेन का और ऑक्टेन का। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें हेप्टेन के चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, चाहिए नहीं चाहिए? अब हेप्टेन के मोल्स निकालने के लिए क्या आएगा? उसका गिवन मास। तो देखो हेप्टेन कितना दे रखा है, व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन, तो गिवन मास आ गया इसका 26 ग्राम, डिवाइड बाय हेप्टेन का मोलर मास। भाई हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C17 7 दूनी 14 और 2 16, है ना। हेप्टेन तो 12 7 84 और 16 6 4 10 8 2 10, तो 100 होता है भाई 100। तो यहां पर आ गया 100, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन आ गए 0.26। कितने आ गए? 0.26, ठीक है। अब ऑक्टेन के मोल निकाल लिए। गिवन मास ऑक्टेन का कितना है बच्चे? 35। मोलर मास ऑक्टेन का देखो इसका 100 है ना, तो इसमें आप जोड़ दीजिए 14, 12 और 2 14, हाँ तो 114 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 114, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है 114, तो इसको डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा? तो मैंने डिवाइड किया तो नहीं हुआ, देखते हैं भाई एक बार, ठीक है। तो भाई आप इसको डिवाइड करेंगे 35 को 114 से, तो आपका आ जाएगा 0.31, ठीक है।
तो ये तो मोल्स आए हैं ना, मोल्स, हमें तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने हैं 0.26 डिवाइड बाई, ठीक है, टोटल मोल्स, तो 0.26 में 31 जोड़ना, 6 और 1 7, 3 और 2 5, तो आ जाएगा 0.57, ठीक है। तो इसको भी काटना पड़ेगा, तो आ गया ये 26/57, ठीक है, 26/57 आएगा 0.456 के इक्वल। क्लियर। तो हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन आ गए, हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन 0.456, तो 0.456 प्लस ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इसको 1 में से माइनस कर दो ना, 0.456, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो 0.544, तो 0.544, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा यहाँ पर पी टोटल, मतलब इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे भैया, आंसर आ जाएगा किलो पास्कल्स में। क्लियर है। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th पे आ गए हैं भाई हम। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, मतलब ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है या नहीं है, तो ये इसका मतलब हमारे पास पी नोट ए आ गया है 12.3 किलो पास्कल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, हमें अब निकालना है पीएस, ठीक है, क्लियर है, पीएस 1 मोलल सोल्यूशन है बच्चे भाई, 1 मोलल सोल्यूशन को अब समझिए क्या मतलब है, मतलब इसकी मोलैलिटी 1 है, इसका मतलब है 1 मोल सोल्यूट 1000 ग्राम सोलवेंट में पड़ा हुआ है, किसमें पड़ा हुआ है, 1000 ग्राम सोलवेंट में। क्लियर है, 1 मोलल का मतलब ये। फॉर्मूला लगाइए, फिर क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला लगेगा पी नोट ए माइनस में पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए इक्वल टू x2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नोट ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 12.3 माइनस पी एस तो हमें निकालना है, डिवाइड बाय पी नोट ए की वैल्यू है 12.3 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 क्या निकलेगा, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के कितने मोल है 1 मोल, डिवाइड बाय सोल्यूट के मोल प्लस में सोलवेंट के मोलिक्यूल। सोलवेंट के मोल कैसे निकालोगे, सोलवेंट कितने ग्राम आपके पास 1000 ग्राम, और सोलवेंट है कौन, वाटर, तो इसके मोल निकालो, तो 1000 डिवाइड बाई 18, तो कितना आ जाएगा 55.5, तो यहां पर आ जाएगा भाई 55.5। क्लियर। तो x2 आ गया हमारे पास, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0177, तो ये आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन इसके x2, तो x2 आ जाएगा यहां से 0.0177। क्लियर है। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.3 माइनस में पी एस इक्वल टू 0.0177 इंटू में 12.3, ठीक है। अब पी एस को मैं उधर ले जाऊं तो ये इधर सारा जुगाड़ हो जाएगा, माइनस में इक्वल टू क्या आ जाएगा पी एस, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का आपको मास निकालना है, उसका मोलर मास है 40, तो मतलब आपको W2 निकालना है भाई, यहां पर क्या निकालना है W2, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, इसका मतलब ऑक्टेन सोलवेंट है, यहां पर ये आ गया W1, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो देखिए क्या मतलब है, आपको उसका वेपर प्रेशर घटाते घटाते 80% पे ले आना है, कहां ले आना है 80% पे, रिड्यूस्ड टू लिख रखा है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। समझिए, यदि उसका इनिशियल प्रेशर 100 है वेपर प्रेशर, तो 2 का मतलब है वो बाद में बच जाएगा 80, लेकिन यदि 2 की जगह पर वो लिख देते बाई, रिड्यूस्ड बाई 80%, तो यहां पर 80 की जगह आ जाता 20। ठीक है, क्लियर है। तो बताइए अब यहां पर ना हमें ये पता कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या कैसा सोल्यूशन है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाएंगे जहां पर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होता। तो वो फॉर्मूला हमारे पास पी नोट ए माइनस में पी एस डिवाइड बाय पी एस इक्वल टू N2 बाय N1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए बस सीधा। अब चलें, पी नोट प्योर का वेपर प्रेशर जब 80% दे रखा है तो प्योर का आ गया 100% माइनस पीएस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा 80, क्लियर, डिवाइड बाय पीएस कितना आ जाएगा 80। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे, गिवन मास क्या है W2 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 40, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट गिवन मास कितना है 114 ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम,
अब ऑक्टेन का मोलर मास निकालो, चलो याद करो पीछे वाले न्यूमेरिकल में किया था, वो 114 तो 114 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा 114, ठीक है। तो 114 से 114 क्या हो गया कैंसिल, तो 20/80 इक्वल टू W2 डिवाइड बाय 40, तो 40 दूनी 80, 2 पे कट गया तो 10, तो W2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10 ग्राम। इसका मतलब हमें सोल्यूट कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर 10 ग्राम्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई तगड़ा क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन आ गया है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। मैं इसके दो पार्ट्स बना लेता हूं पहले से ही, इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो W2 आ गया बच्चे 30 ग्राम, एग्जैक्टली 90 ग्राम पानी, तो W1 कितना आ गया यहां पर 90 ग्राम, हैज वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल, तो PS सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, देखो सोल्यूशन का, तो आ गया है 2.8 किलो पास्कल। फर्दर 18 ग्राम वाटर इज एडेड, इसके अंदर 18 ग्राम पानी डाल दिया, तो W2 तो बताइए 30 ग्राम ही रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब सोल्यूट का मास तो 30 ग्राम ही रहेगा। पानी 18 ग्राम हो गया है तो W1 बताइए कितना हो गया, 90 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108। तो उस टाइम पे जो न्यू वेपर प्रेशर वो बन जाता है 2.9, तो नया वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बन जाता है 2.9। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है एंड वेपर प्रेशर ऑफ पानी एट 298 केल्विन आपको कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करें। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का केस है। अब हमें नहीं पता कि सोल्यूशन डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, क्या है, तो हम तो जो बिंदास फॉर्मूला वही लगाएंगे। बिंदास फॉर्मूला मतलब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी नोट ए माइनस में पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बताइए पी नोट ए कितना है, प्योर वेपर प्रेशर, हमें तो प्योर वाटर का तो निकालना ही है वेपर प्रेशर, तो पी नोट ए रहेगा पी नोट ए माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फर्स्ट कंडीशन में कितना है 2.8 डिवाइड बाय सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 2.8 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास कितना है बच्चे 30 डिवाइड बाय मोलर मास, अरे मोलर मास भी कैलकुलेट करना है तो मोलर मास की जगह M2 आ जाएगा, इनटू में N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास कितना है 90, मोलर मास पानी है तो कितना होता है 18, तो काटिए यहां से 18 पंजे 90, तो 5 छिक्का 30, तो यहां से आ गया 6/M2 किसके इक्वल आ गया है मेरे पास पी नोट ए माइनस में 2.8 डिवाइड बाय 2.8। क्लियर। इस 2.8 को मैं उस साइड में ले जाऊं बच्चे, तो इस साइड में ले जाऊंगा 2.8 को, तो यहां पर इनटू में हो जाएगा मेरे पास 2.8। यस और नो, हाँ जी सर बिल्कुल है। क्लियर। अब इस साइड में आते हैं, तो पी नोट ए तो यहां पर भी पी नोट ए रहेगा माइनस पी ए कितना आ जाएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अब हो गया 2.9 डिवाइड बाय नीचे भी कितना आ जाएगा 2.9 क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखिए सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, चेक करिए, तो 30 ग्राम ही रहेगा यहाँ पर भी, तो 30 ग्राम मोलर मास आ जाएगा यहाँ पर M2। अब की बार पानी के मोल कितने हो गए 90 की जगह, अब की बार पानी कितना है 108, तो 108 इंटू में आ जाएगा ऊपर हमारे पास 18, तो 18 छिके 108, 6 पंजा 30, तो यहाँ पर आ गया बच्चे 5/M2। यहाँ पर आ गया है पी नोट ए माइनस में 2.9, और 2.9 को इसको मैं ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में 2.9, ठीक है 2.9, तो इसकी मल्टीप्लाई करूं मैं तो 5 में 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो 14.5 डिवाइड बाई M2 आ गया, नहीं आ गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास। ये मैं लिख सकता हूं इसको ना पी नोट ए माइनस में 2.9 इक्वल टू 14.5 डिवाइड बाई आ गया है M2, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ये इधर देखिए, इधर क्या है हमारे पास, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, तो 16.8 डिवाइड बाई M2 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी नोट ए माइनस में 2.8 इक्वल टू 16.8 डिवाइड बाई M2 दैट इज मोलर मास। क्लियर है, यस और नो भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, तो अब मैं बीच में कर रहा हूं भाई यहाँ पर सोल्यूशन को इसके बीच में, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं बच्चे, तो M2 से M2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 16.8 डिवाइड बाई 14.5 आ जाएगा। देखो इसके डिवाइड में ये आ गया, तो इसके डिवाइड में ये भी तो आ जाएगा, तो पी नोट ए माइनस में 2.8 डिवाइड बाय पी नोट ए माइनस में 2.9, बोलिए ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, ठीक है।
मैंने भाई यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है पी नोट ए माइनस 2.8, बिल्कुल बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगी। 168 को जब आप 145 से डिवाइड करेंगे, 168 को किससे 145, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.16। कितना जाएगा 1.16। 1.16 की पी नोट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.16 पी नोट ए आ जाएगा, माइनस 1.16 की 2.9 से भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो 2.9 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में आ जाएगा बच्चे 3.36, ठीक है, इज इक्वल टू पी नोट ए एज इट इज माइनस में 2.8 एज इट इज। क्लियर? पी नोट ए को उधर लेकर आओगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 0.16 पी नोट ए, ठीक है। और इसको आप उस साइड में लेकर जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा बच्चे हमारे पास 2.8 में से ये माइनस होगा तो 0.56, तो 0.56। तो यहां से पी नोट ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.56 डिवाइड बाई 0.16, तो ये कटने के बाद आ जाएगा हमारे पास 3.5। कितना आ जाएगा 3.5, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 3.5। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है पानी का वो कितना आ गया हमारे पास 3.5। यूनिट वही रहेंगी जो ऊपर है, किलो पास्कल है तो किलो पास्कल रहेगी, ठीक। अब जैसे ही आप पी नोट ए कैलकुलेट करेंगे तो पी नोट ए की वैल्यू यहां पर रख दो, देखिए यहां पर M2 निकल जाएगा, तो पी नोट ए की वैल्यू यहां रख दो तो कितनी आ जाएगी 3.5। तो घटाइए, 15 में से 8 गया तो बच गया भाई मेरे पास 7, 15 में से 8 गया 7, तो ये 0.7 बच गया, नहीं बच गया, तो M2 यहाँ से क्या आ जाएगा 16.8 डिवाइड बाई 0.7, डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगी कैंसिल, तो काटिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 तो 7 चौके 28, 24 के आसपास आ जाएगा आंसर आपके पास मोलिकुलर मास का, ठीक है। थोड़ा बहुत भाई ऊपर नीचे आंसर हो सकता है, यहाँ पर 24 की जगह क्या पता आपकी बुक में कुछ और आंसर हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में यहाँ पर 29 लिखा मिलेगा या 20 लिखा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तगड़ा क्वेश्चन था, एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का मतलब होता है भाई जो गन्ने वाली शुगर होती है वो, उसको सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है, केन शुगर होती है सुक्रोज। इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, तो फ्रीजिंग पॉइंट है ये टीएफ, टीएफ कितना आ गया है 271 केल्विन, ठीक है। मतलब पानी में जब आप इतनी शुगर डाल देते हो 5% शुगर, तो उस पानी का केन शुगर का वाले पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 271 है, और प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 273.15, सो टीएफ नोट है यहाँ पर 273.15। तो बताइए डेल्टा टीएफ क्या आएगा, तो टीएफ नोट माइनस टीएफ आएगा, नहीं आएगा, तो घटाइए इसमें से ये, तो कितना आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा टीएफ, तो आएगा भाई यहाँ पर 2.15, ठीक है, 2.15 आ जाएगा डेल्टा टीएफ, ठीक है। अब हमें पता है कि डेल्टा टीएफ होता है हमारे पास केएफ इंटू में एम मोलैलिटी। देखिए ध्यान से, इस केस में यहाँ पर वेंटो फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वेंटो फैक्टर वहां आता है हमारे पास जहां पर क्या होता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 2.15। केएफ हमें नहीं दे रखा है भाई, देखिए केएफ हमें दे ही नहीं रखा। मोलैलिटी क्या होती है गिवन मास ऑफ सोल्यूट। अब 5% सोल्यूशन है बच्चे, तो 5% का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 ग्राम तो है यहाँ पर सोल्यूट और यहाँ पर 100 ग्राम है सोल्यूशन। तो बताइए सोलवेंट कितने ग्राम बच गया, 95 ग्राम बच गया, नहीं बच गया, यस और नो, है ना। तो मोलैलिटी होती है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास सोल्यूट का कितना है 5, मोलर मास सोल्यूट का, सोल्यूट कौन है आपकी बार केन शुगर, केन शुगर होती है भाई C12H22O11, तो इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना तो 342 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पर होता है मास ऑफ सोलवेंट, वो कितना है 95 ग्राम, इनटू में मोलर मास ऑफ सोलवेंट, तो पानी है तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 18, ठीक है, यस और नो, क्लियर है भाई। देखिए देखिए ध्यान से मोलैलिटी, ठीक है, क्या है मोलैलिटी, देखिए देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। मोलैलिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, कितना आ गया 95, इनटू में भाई 1000 होता है, यहाँ पर 18 गलती से लिखा गया, इनटू में क्या होता है 1000, ठीक है। तो यहां से हमारे पास के एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए
2.15 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइड बाई 5 इंटू में कितना आ जाएगा 1000। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर के एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास जो के एफ की वैल्यू निकल कर आएगी बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी आएगी भाई, करिए एक बार सोल्यूशन, मैं भी कर रहा हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके देखते हैं। देखिए भाई कैलकुलेशन करके यहाँ पर कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं पर कैलकुलेशन, भाई दूसरा फोन लेके आना पड़ा, क्या करें। तो यहाँ पर से डेसिमल ओपन करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 5 पे काट दीजिए तो 5 एक कम 5, तो 5 नहीं 45, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 215 इंटू 342 इंटू 19, तो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 1397,070, ऊपर आ रहा है 1397,070 डिवाइड बाई कितनी जीरो है 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहां से आ जाएगी भाई 13.97 वैल्यू आ जाएगी के एफ की। बच्चे किसकी वैल्यू आ जाएगी के एफ की। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारे पास जो केन शुगर तक का पॉइंट था यहां से हमें के एफ की वैल्यू निकालनी थी, तो निकल गई है के एफ की वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपको डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा पहले। तो वो क्या होता है के एफ इंटू में मोलैलिटी। तो अब की बार के एफ की वैल्यू तो देखो पहले वाले पार्ट ने हमें दे दी, वो कितनी दे दी है 13.97। अब आइए दूसरे वाले पार्ट पे, गिवन मास, तो 5% ग्लूकोज है तो गिवन मास हो गया 5। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चे C6H12O6, तो 180 इसका मोलर मास होता है। मास ऑफ सोलवेंट, तो 5% तो 95 ग्राम सोलवेंट हो जाएगा, और इनटू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1000, क्या जाएगा 1000। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसके डेसिमल ओपन करूं तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1397 इंटू में 5, तो देखें भाई एक बार 1397 इंटू में 5, तो 6985 बोल रहे हैं, ये आएगा हमारे पास ऊपर की मल्टीप्लाई। इसको डिवाइड करना है 18 से, डिवाइड करना है इसको 18 से, तो 18 से डिवाइड करने पर आ गए ये 388.05, फिर डिवाइड करना है इसको 95 से, है ना, फिर इसको भी डिवाइड करना हमें 95 से, तो आ रहा है 4.08, 4.08, तो ये आ गया डेल्टा टी एफ। क्या आ गया हमारे पास डेल्टा टी एफ। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया हमारे पास डेल्टा टी एफ आ गया। अब खुद से सोचो, प्योर पानी इतने पे फ्रीज होता है, अब डेल्टा टी एफ आ गया तो इससे भी नीचे जाकर फ्रीज होगा, तो माइनस में डेल्टा टी एफ कर देंगे तो आप जाएगा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन को आई होप आप समझे हैं। इस सुकेन शुगर वाले से हमने निकाला के एफ का ग्लूकोज में हमने यूज किया है, तो वहां से निकाला डेल्टा टी एफ। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।